आप लोग स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे एक चार्ज डिस्क के कारण। ओके, तो चार्ज डिस्क का इसका मतलब क्या है, चार्ज डिस्क के एक सरफेस पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसके बाद क्या करेंगे, सपोज मान लो कि ये डिस्क टाइप का हो गया और यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद क्या होगा, इस टोटल चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसमें जो जानकारी वाला चीज़ है वो हम देख लेते हैं। तो चार्ज जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिग्मा दे रखा है। ओके, तो ये जो सिग्मा है वो क्या है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिग्मा दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसके बाद हमको मेरा सिग्मा क्या दे रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो कि इस चार्ज पे क्या है, सो इस डिस्क पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब इस टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का हमको क्या करना है, किसी भी एक्सियल पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये भी एक एक्सटेंडेड बॉडी है, तो इसको भी क्या करेंगे, एक एलिमेंट मान के ही बनाना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग इसको एलिमेंट कैसे माने, ये सोचने वाली बात है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, रिंग के केस पढ़ा था। रिंग के केस के लिए हमने जो पढ़ा था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो के क्यू आर डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस, मतलब जो भी उसका रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर, और जिस भी पॉइंट पे निकालना था उसके पॉइंट का स्क्वायर का टोटल 3/2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक एलिमेंटल रिंग लेंगे। इसका एलिमेंट क्या बन जाएगा, तो एक एलिमेंटल रिंग बनेगा। अब हमको पता है कि एक चार्ज रिंग के कारण किसी भी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करके हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे और टोटल मेरा फार्मूला सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है कि तो एक एलिमेंटल रिंग ले लिया है, जिसका जो रेडियस हो गया वो वाई ले लिया। कैसे ले लिया, यहाँ पे हम दिखा देते हैं। सपोज मान लो कि ये एक रिंग ले लिया हमने, यहाँ इसके ये डिस्क के अंदर रिंग है, और रिंग का जो रेडियस हो गया ये मेरा वाई हो गया। ठीक है, वाई रेडियस हो गया, और रिंग का जो विड्थ होगा, सपोज मान लो कि ये वाला, तो ये रिंग का विड्थ हो गया, ये वाला जो हमने ऑलरेडी नीचे दिखा रखा है, ये मेरा विड्थ जो हो गया वो डी वाई हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रखा है, ये वाला चीज़। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये है कि रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो रिंग का जो हम इसका अगर एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। सपोज मान लो कि एक कहीं से कट मार के इसको ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन कर दिए, क्योंकि चार्ज इसके सर्कमफ्रेंस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसी के लिए इसका सर्कमफ्रेंस और विड्थ जो है उसका एरिया अगर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो ये मेरा इसका डी वाई हो गया, इसका विड्थ, और इसका लेंथ जो हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना हो गया, तो 2πr होता है सर्कमफ्रेंस का लेंथ। तो यहाँ पे रेडियस क्या है, वाई है, तो इसको 2πy कर दो। अब इस केस में अगर इसका हम लोग एलिमेंटल एरिया निकाले तो कितना हो जाएगा, तो डी ए इक्वल टू हो जाएगा, तो दिस यानी 2πy इंटू डी वाई। तो हमको समझ में आ गया कि इस एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, इस एलिमेंटल एरिया को हम लोग। ओके, अब इस एलिमेंटल एरिया पर चार्ज कितना है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो डी क्यू जो हो जाएगा वो सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगा, और डी ए का वैल्यू हमने क्या निकाल दिया था, 2πy डी वाई, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया 2πy डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। अब हमको पता है कि रिंग के केस में जब उसके एक्सियल पॉइंट पे हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो रिंग के केस में क्या होता है, तो के क्यू आर डिवाइडेड बाई रूट ओवर उसके रेडियस का स्क्वायर, जिस पॉइंट पे निकालते हैं उस पॉइंट के डिस्टेंस का स्क्वायर का टोटल होल 3/2। ओके, तो क्योंकि हम मेरे केस में जो रिंग है उसका रेडियस कितना है, वाई, और मेरे केस में जो लेंथ है जहाँ पे हमको निकालना है वो कितना है, आर। तो इस कंडीशन में लिए अगर छोटे से यानी एलिमेंटल रिंग के लिए अगर हम उस पॉइंट पे यानी इस वाले पॉइंट पे, पी वाले पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी ई इक्वल टू के डी क्यू आर, फार्मूला वही होगा रिंग के केस वाला, रूट ओवर यहाँ पे वाई स्क्वायर क्या होगा, उस छोटे से रिंग का एलिमेंटल रिंग का रेडियस हो गया, और आर जो हो गया स्मॉल आर, वो जिस पॉइंट पे हमको निकालना था उसका का होल 3/2। अब ये करके ये एक छोटे से रिंग का एरिया, छोटे से रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसी रिंग को अगर हम लोग 0 से लेके और उसके टोटल रेडियस में इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब यहाँ पे अगर y का वैल्यू 0 होगा और टोटल रेडियस में इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हमको सोचना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस और इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा जो डी क्यू आया था वो लिख दिया सिग्मा इंटू 2πy डी वाई, आर तो पहले से था फार्मूला में, और ये होगा वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2। अब ये जो मेरा रिलेशन आ गया था, इसमें जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट हमने बाहर निकाला, के सिग्मा 2π कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। अंदर जो फंसा है वो वाई फंसा है, डी वाई फंसा है, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2 फंसा है। अब यहाँ पे देखो वाई भी वेरिएबल है
ठीक है। तो y वेरिएबल, अब y वैरी कैसे कर रहा है ये आपको देखना है इधर। तो यहाँ पे हम लोग फिर से लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए y यहाँ पे वैरी कैसे कर रहा है। तो मान लिया कि जैसे कि हमने ये जो एलिमेंटल रिंग लिया है इसको हम लोग फिर से बना देते हैं। मान लो कि अब ये एलिमेंटल रिंग ले रहा है जो कि हमने उधर उसका यहाँ पे जो व्यू था वो ये सीधे फ्रंट व्यू था, यहाँ पे हम मतलब इसके प्लेन में बना दिया था ये रिंग। अब ये रिंग कुछ ऐसे बना रहे हैं जो कि सिचुएशन में दे रखा है, ठीक है। अब इस रिंग के कारण हमको क्या करना था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था जो कि हम, तो ये जो है मेरा ये y कब है, ये y कब है, जब ये थीटा है तब, समझ में आ रहा है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो r है। तो अगर तुम सोचो कि y अगर जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे थीटा भी इंक्रीज करेगा, यानी थीटा क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो मेरा फंसेगा, जैसे y इंक्रीज करेगा थीटा भी इंक्रीज करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा, क्योंकि y बढ़ रहा है तो थीटा भी बढ़ रहा है, y भी वेरिएबल थीटा भी वेरिएबल। तो एक फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, तो इस दोनों में रिलेशन, ये तीनों में के रिलेशन बनाते थे जिसमें से एक जो मेरा वेरिएबल है वो रिड्यूस हो जाता है। तो कैसे करें, तो हमको ये इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, y परपेंडिकुलर r बेस हो जाएगा। तो tan थीटा क्या लिख देंगे, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा y/r। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो r tan थीटा, ठीक है। यानी अब y के जगह पे r tan थीटा, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो इसको एज्यूम कर लेंगे। तो इस वाले कंडीशन में हम लोग क्या कर देंगे, y इक्वल टू r tan थीटा को अगर पुट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y को, तो dy इक्वल टू कितना होगा, या इस थीटा को डिफ्रेंशिएट, y इक्वल टू tan थीटा है ना, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/d थीटा इक्वल टू r tan थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इधर लिख दिया और फिर d थीटा जो इधर था उसको इधर कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको जस्ट क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है, y की जगह पे r tan थीटा लिख देना है, dy की जगह पे r सेक स्क्वायर d थीटा लिख देना है, और y की जगह पे r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा लिख देना है, इसको स्क्वायर करके, और r स्क्वायर तो है ही, ठीक है। अब देखो अगर इसको हम लोग काम करें तो इसको अगर नीचे डिनोमिनेटर वाले को देखो, तो डिनोमिनेटर वाले को अगर हम इनसे r कॉमन ले लेंगे, r स्क्वायर सॉरी, तो ये बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी ये बन जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा, यानी डिनोमिनेटर को हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा के ऊपर में क्या है, 3/2 है, यहाँ पे जो ये वाला 2 है ना, ये वाला 2 क्या करेगा, ये r स्क्वायर और स्क्वायर को खा जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ऊपर वाला क्यूब बचेगा, तो यही क्यूब करके बाहर निकलेगा, तो ये r क्यूब हो जाएगा, ये सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक r इधर है, एक 2r इधर है, यानी ये तीनों क्या होगा, और दोनों को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r क्यूब ऊपर भी बन जाएगा, नीचे ऑलरेडी r क्यूब है, और ऊपर देखो कि tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा है। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और 1/cos थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा इंटू सेक क्यूब थीटा लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। तो tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दिया, कॉस को हम लोग सेक में चेंज कर देंगे, तो पहले से सेक स्क्वायर थीटा था, एक और सेक इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेक क्यूब थीटा हो गया डी थीटा, और नीचे से सेक क्यूब थीटा बन चुका है, आर हम काट चुके हैं। तो ये मेरा रिलेशन आपको समझ में आ रहा है। तो अब जो बचेगा σ/2 एप्सिलॉन ना, सेक क्यूब थीटा से कट गया, तो बच गया साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा कहाँ से कहाँ, तो अपने लिमिट में। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फिर से। तो लिमिट होगा जब y 0 होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ना है, और डिस्क का रेडियस हमने a मान के रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो जब थीटा 0 होगा तो y 0 हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा, या फिर जब y 0 होगा तो थीटा 0 होगा। जब y मेरा a हो जाएगा तब थीटा मेरा क्या हो जाएगा, तब थीटा कुछ और वैल्यू ले लेगा। तो इसको हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं कि जब थीटा 0 है तो y 0 है, या जब a हो जाएगा मतलब डिस्क का रेडियस बन जाएगा तो थीटा मान लिया अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हमको क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हुआ साइन थीटा का डी थीटा का, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा हुआ, और इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमने यहाँ पे क्या किया है, लिख दिया है, ठीक है। अब σ/2 एप्सिलॉन, अब कॉस थीटा जो हम लोग लिखेंगे, कॉस थीटा कहाँ पे लिए हैं, तो एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम पे लिए हैं जब मेरा रेडियस कितना है रिंग का y, तो ये थीटा है। तो इस कंडीशन में अगर कॉस थीटा तुम लिखोगे, तो कॉस थीटा जब यहाँ से लिखोगे तो क्या होगा, b/h, तो b इज r, और h कितना हो जाएगा, √y² प्लस r स्क्वायर। तो इसी को हमको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा होगा r/√y² प्लस r स्क्वायर माइनस। अब क्योंकि बॉक्स के अंदर माइनस है तो पहले हम लोअर लिमिट रख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट रख देंगे, उसके बाद अपर लिमिट रख देंगे। तो लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो r/r हो जाएगा, और y इक्वल टू a होगा तो r/a² प्लस r।
स्क्वायर हो जाएगा। तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस आर बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ किसी भी एक्सियल पॉइंट पे ड्यू टू चार्ज डिस्क। ओके, तो ये मेरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको क्या करना है तो ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें और भी कंडीशन बन सकता है स्टूडेंट कि अगर सपोज मान लिया कि हम ऐसा करते हैं कि ये जो चार्ज डिस्क था ना, ये चार्ज डिस्क, ये चार्ज डिस्क था, ये अब पॉइंट यहाँ पे मेरा था, आर पॉइंट यहाँ पे था। अब ये आर पॉइंट को तो डिक्रीज करा सकते हैं ना, यहाँ पे हमने जो इंटीग्रेशन के बाहर रखा था, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाहर नहीं था, यहाँ पे जो हमने देखा था तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आर फिक्स था, लेकिन आर को तो हम मूव करा सकते हैं ना। यानी अगर पॉइंट अगर क्लोजर टू द डिस्क अगर होगा, यानी क्लोजर टू द डिस्क होते होते अगर डिस्क सरफेस पे ये पॉइंट चला गया तो क्या होगा, आर तो वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि आर क्या था, पॉइंट का डिस्टेंस था जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो अगर इसको 0 करते 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 जैसे सरफेस पे ले जाएंगे तो आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो वही हम लिख रहे हैं एट द सेंटर या एट द सेंटर ऑफ द सरफेस या सरफेस ऑफ द चार्ज ऑफ डिस्क, क्या होगा, आर 0 हो गया। तो इस कंडीशन में इस वाले इक्वेशन में अगर आर 0 करोगे तो ये हमारा खत्म हो जाएगा काम, तो बचेगा सिर्फ यानी एट द सरफेस, या ऐसा हम बोल सकते हैं एट द सेंटर ऑफ चार्ज डिस्क कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, कोई परेशानी नहीं। अब सपोज दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, अगर चार्ज डिस्क को हम इतना बड़ा करते जाए, मान लो कि इसको और बड़ा कर दें, इसको और बड़ा कर दें, तो जब और बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, चार्ज डिस्क का जो डायमेंशन होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डायमेंशन का बोलते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा कंडीशन ले कि चार्ज डिस्क जो होता है वो इनफाइनाइट डिस्क बन जाता है, तो यानी बहुत बड़ा डिस्क बन जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो जब बहुत बड़ा डिस्क होगा तो इसका रेडियस क्या होगा, इन्फिनिट होगा। तो रेडियस को इन्फिनिट कर देंगे, तो रेडियस को जैसे ही इन्फिनिट करेंगे तो ये 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 बन जाएगा। उस कंडीशन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ नियर द पॉइंट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ वो किसी भी पॉइंट पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो अगर सपोज मान लो कि बहुत ही बड़ा चार्ज डिस्क है, तो उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वो कितना होता है, या नियर पॉइंट हम ऐसे बोल सकते हैं, जो होता है वो कितना होता है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमने 2 केस आराम से देख लिया। तीसरा केस हम यहीं पे देखना चाह रहे हैं कि अगर सपोज मान लो कि ये चार्ज डिस्क नहीं होकर सिंपल, यानी कोई एक सरफेस का सिर्फ ये चार्ज नहीं है, अगर ये मेटालिक सरफेस रहता है तो क्या हो जाता है, तो जब ये मेटल चार्ज डिस्क रहता है तब जैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम इसमें, तो वो चार्ज दोनों सरफेस पे अपीयर होता है। मतलब मेटल डिस्क में या कंडक्टर के में क्या होता है, जितना भी सरफेस होता है उस पर चार्ज अपीयर होने लगता है। तो इस केस में जो मेटल डिस्क के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सराउंडिंग में वो कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब ये दोनों में क्या अंतर है, तो इस वाले केस में, मेटल वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो दोगुना है। कौन से केस में, तो सिर्फ चार्ज के केस में, यानी कोई एक सरफेस अगर चार्ज है, एक सरफेस या प्लेन शीट उसका चार्ज है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वही मेटल होगा तो क्योंकि उसमें दो सरफेस पे चार्ज अपीयर होने लगेगा, तो इस कंडीशन में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पहले से दुगुना हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग देख भी लेते हैं, अगर मेटल का केस होता है तो क्या होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने मेटल लिया, मेटल जैसे ही कोई कंडक्टर लेंगे तो चार्ज जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो दोनों सरफेस पे होगा। तो मान लो कि ये मेरा एक सरफेस है, मान लो बुक का एक सरफेस है, सपोज मान लो कि ये मेरा क्या है, ये मेरा सरफेस है, ठीक है, ये मेटल डिस्क है, तो या मेटल कोई भी बॉडी। अब चार्ज अगर हम इस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये चार्ज ऐसे फ्लो करके इस सरफेस पे भी चला जाएगा और इस सरफेस पर भी चला जाएगा। और चार्ज जब इस सरफेस पे चला गया तो इस सरफेस के कारण जो नियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस सरफेस के कारण जो नियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, लेकिन अब हमको पता है कि इधर भी चार्ज हो रहा है क्योंकि मेटल बॉडी है, और इधर भी चार्ज हो रहा है। तो जब इधर जो चार्ज हो रहा है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द पॉइंट इधर होगा, और इधर जो चार्ज है इस चार्ज के कारण तो इधर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ऐसे डायरेक्ट ऐसे, यानी इस चार्ज के कारण इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है और इस चार्ज के कारण इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। सिमिलरली इधर जो चार्ज है उसके कारण इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है और इस चार्ज के कारण इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए। तो जैसे मान लें कि इसका 2 सरफेस है ना, तो मान लें कि इस पॉइंट पे अगर निकाल रहे हैं तो सरफेस 1 है, ये सरफेस 2, तो सरफेस 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 है, और सरफेस 2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इधर ही। समझ में आ रही बात। तो वैसे ही अगर इधर हम लोग बात करें तो सरफेस 2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, और सरफेस 1 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर ही है। यानी दोनों तरफ दो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E1 और E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है, क्योंकि दोनों क्या है, तो मेटेलिक और नियर द पॉइंट हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके कारण E1 का वैल्यू भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन है, जो भी अभी हमने पढ़ा है कि जब भी एक प्लेन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर पॉइंट पे होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है।
तो दो सरफेस के कारण कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हो गया सराउंडिंग वाले पॉइंट में एक कंडक्टिंग क्या बोल सकते हैं, लार्ज कंडक्टिंग सरफेस के कारण या लार्ज कंडक्टिंग बॉडी के कारण क्या हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट देख लेते हैं। हम लोग पहले से जानते हैं कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो मान लो कि ये वाला जो एरिया है ना, इसी को हम लोग बता रहे थे। मान लो कि ये वाला एरिया है, ठीक है, और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी मान लो कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब हमको पता है कि ये सरफेस 1 था और ये सरफेस 2 था, तो इसके कारण सरफेस 1 और 2 इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा था इलेक्ट्रिक। लेकिन अगर इनसाइड पॉइंट के लिए अगर हम लोग देखेंगे, इसी को देख लेते हैं, अगर इनसाइड पॉइंट के लिए अगर देखेंगे तो क्या होगा। ओके, अगर इनसाइड पर यानी यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं तो बताओ इस वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, तो इसको E1 लिख देते हैं। ठीक, और इस वाले सरफेस सेकेंड वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किधर होगा, तो इधर होगा, E2 लिखते हैं। अब हमको पता है कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो अगर इनसाइड पॉइंट अगर लिखे, इनसाइड पॉइंट के लिए मेटल के केस में, इनसाइड पॉइंट फॉर मेटल, तो ई नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों का क्या है, डायरेक्शन अलग है। तो E1 भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है और E2 भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो इस केस में हमको क्या पता चलता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड चार्ज, इनसाइड द मेटालिक बॉडी, चार्ज मेटालिक बॉडी, वो क्या होगा, तो जीरो होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो जीरो हो जाता है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कंडीशंस और कुछ नए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ओके, थैंक यू।